तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करें। मेरा 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 अभिनंदन स्वीकार करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपसे बताया कि पढ़ाना जीवन का धर्म जैसा है, और धर्म से इंसान जब हटता है तो वो विनाश की ओर जाता है। ठीक है। तो मैं भी विनाश की ओर जाना नहीं चाहता, तो मैं इसीलिए अपना अपना करता हूँ। और मैंने जैसे कहा कि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे पढ़ने का बचपन में कभी शौक नहीं था। मैंने माँ बाप के डर से पढ़ाई लिखाई की स्कूल लाइफ में। ठीक है। और फिर जो है मैं थोड़ा पढ़ते पढ़ते मैं सीख गया चीज़ों को। ठीक है। और फिर मैंने then I would say that I am Priyesh Ghosh and I did my engineering in computer science. Then I went to Maharashtra in CDAC Maharashtra। then जैसे कि घर वालों की इच्छा थी तो मास्टर्स किया बिजनेस एनालिटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। लेकिन छोड़िए, वो सब बात की बात है। आ जाते हैं मुद्दे पर। और मैं बहुत ही चीज़ें डिस्कस करता हूँ, बहुत ही हाँ फ्रेंड्स, मैं बहुत ही टिपिकल चीज़ें डिस्कस करता हूँ। आज का पॉइंट भी बहुत ही क्रिटिकल है। और मैं आज ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँ जो जिसको कि आप समझेंगे। ठीक है। तो आज आज का पॉइंट, कुछ पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल होते हैं, हाई लेवल थिंकिंग होते हैं। आज का पॉइंट फिलोसफिकल है लेकिन उतना नहीं। आज का पॉइंट एक बेसिक हिस्टोरिकल प्लस प्रेजेंट डे एक्टिविटी पे बेस्ड है। तो आज का पॉइंट है द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। क्यों हमसे बड़ा उसका प्रेम है। और हमारा देश और पाकिस्तान का वो है, आप जानते हैं, तक्षशिला हो, चाहे वो सिंधु हो, चाहे वो गांधार हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो आपका सिंधु हो, चाहे वो आपका हड़प्पा हो, कुछ भी हो, ये सारे मोहनजोदारो हो, सिंध हो, आपका जो भी है, ये सारे चीज़ें, या जो जो हमारे सारे सब नदियां हैं, लाहौर लाहौर महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल ले लीजिए, तो वो सब पाकिस्तान में आता है। तो बड़े दिल से हमारा प्यारा है। लेकिन कुछ कर्म उसके ऐसे हैं कि हम लोग कभी एक नहीं हो पाए। ठीक है, चलो पुरानी बातें छोड़ो, कल की बातें। ठीक है, आ जाते हैं मुद्दे पे। और ये टॉपिक थोड़ा फिलोसफिकल है लेकिन ज़्यादा इसमें फैक्चुअलिटी है। और ये हम इंडिया भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, बात ये है कि हम जानते हैं, बचपन से हम सुनते थे कि पाकिस्तान हर समय खतरे में है और उसमें इकोनॉमिक कंडीशन कभी अमेरिका। एक्चुअली बात क्या है कि जब वॉर हुआ, सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में आया तो ओलंपिक्स अपने बॉयकॉट किया। इंडिया ने गोल्ड जीता हुआ आखिरी ओलंपिक में। लेकिन फिर जो इंदिरा गांधी के समय, लेकिन फिर जो है अमेरिका पाकिस्तान ने अमेरिका को इस्तेमाल किया, जिहादी ग्रुप बना, उसने सोवियत यूनियन को पीछे ढकेल दिया और सोवियत यूनियन फिर डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है। और अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया। पाकिस्तान ने उसी जो जो क्या कहते उसी एक्सट्रीमिज्म को कश्मीर में पुश किया। और एक इंटरनल सिविल वॉर कराना चाहती थी कश्मीर पे। ये पूरा एक इम्पैक्ट है। कश्मीर की कहानी है और इंडिया पाकिस्तान की वो कहानी है। ठीक है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक समय मैं आपको बताता हूँ, इंडिया एक समय पीछे था इकोनॉमी में पाकिस्तान से। क्यों? पाकिस्तान साइज में इंडिया से बहुत छोटा है। ठीक है। दूसरी बात है, इंडिया में डिप्लोमेटिक बर्डन इतना है क्योंकि देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद शायद पॉलिटिशियंस ने किसी कंपनी को इतना बढ़ने नहीं है। जैसे आज आप जो देखते हैं, टीसीएस एक एग्जांपल ले लीजिए या विप्रो देख लीजिए, इतने बड़े बड़े जो लेवल के कंपनीज है, शायद उस समय गवर्नमेंट नहीं चाहती थी इतना बड़े कंपनी हो जो हमको ही सुपरसीड कर जाए। ठीक है। तो 1990s तक कोई कंपनी, और आपको छोटा आईबीएम और पेप्सी 80s में इसीलिए इंडिया से चली गई क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत बढ़ने के लिए जो है गुड एनवायरमेंट मिले। क्योंकि आप जानते हैं, वाटर डिपार्टमेंट, पुलिस, क्या नाम है, लैंड डिपार्टमेंट, और क्या नाम है, पीडब्ल्यूडी, और नाम है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब तो है। फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर दिल्ली गवर्नमेंट, इतने परमिशन लेने के बाद आप एक छोटा लैंड आप पुणे में या मुंबई में या बेंगलोर में या गुड़गांव में खरीद सकते हैं। तो कौन इतना लेगा? तो अब तो फिर मैं आपको बता दूं, 1991 में वो बहुत ही भयानक समय आया जब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने इसको चेंज किया और भारत की दिशा दशा बदली। और हम जो है सुपर पावर, हम दिशा दशा बदली और पहली बार प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन भारत की पॉलिटिक्स में ऑफिशियली आया। और हमने तब किया क्योंकि उसको मैं छोटा, उसको अंग्रेज चिढ़ाते थे हिंदू ग्रोथ रेट। वो 3 से 3.5% मैक्सिमम ग्रोथ रेट था। और वो कहते थे हम काम धाम करना नहीं चाहते, इसीलिए जो भारत पिछड़ा ही रहेगा। ये नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी का ये था, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और जब आप बैंगलोर में, कलकत्ता में जाइए, गुड़गांव में जाइए, सारे जो बड़े बड़े सिटीज से जाइए, उसमें आपको 80% जो आपकी इंडस्ट्रीज है, आईटी प्लस बिजनेस इंडस्ट्रीज, आपको फॉरेन मिलेगी या कोलैबोरेटेड मिलेगी। तो इसका कारण ये एफडीआई आ रहा था और बहुत भारत का बाहर का जो मनी है वो भारत में आया और फॉरेन एक्सचेंज भारत में बहुत ज्यादा आया। तो इससे भारत की कहानी बदली। आज हम वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है। लेकिन आज बात पाकिस्तान की हो रही है और मैं ऐसी चीज कहूंगा जिससे कि हम सीख सके कि पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कान को खड़े कर लीजिए और इसको सुनिए, क्योंकि भारत की एग्जिस्टेंस भी इसके। देखो, श्रीलंका के साथ भी अभी ये हुआ, लेकिन श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान का मैं बताता हूँ, 2 मिनट आप लोग और बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है। हाँ, तो जो मैं कहने की बात कर रहा था, तो जो मैंने कहा कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए समझना कि ऐसा क्यों क्यों हुआ।
और क्यों चिंताजनक है, क्यों हम सब के लिए, ठीक है। देखो श्रीलंका की भी बहुत बुरी इकोनॉमिक है, इंडिया इंडिया उसके बड़े भाई की तरह, जयसूर्या ने कहा। बांग्लादेश की भी बुरी हालत है, इंडिया से बिजनेस, अडानी ने सबसे बड़ा बांग्लादेश का बिजनेस को ओवरटेक किया या उनको हेल्प, मतलब एक कोलैबोरेशन किया अडानी जी ने, ठीक है। इंडिया पे तो चलो, इंडिया का तो आईआईटी का कॉन्सेप्ट है, इंडिया का, इंडिया का अलग टाइप की सुपर पावर है, इंडिया भारत देश, ठीक है। अब आते हैं पाकिस्तान पे, ठीक है। तो देखो बात यह है कि आप कहते ना कि एक हम बचपन में एक पोएम ऐसे लिखते थे, छोटे बच्चे थे, हाँ चलिए, हम जब छोटे बच्चे थे हम लोग बचपन में एक पोएम लिखते थे, ऐसे लिखते थे, माई एम इन लाइफ। तो उसमें हम लोग पूछते सर, तो सर कहते थे जो बहुत अच्छे है वो लिखो, इंजीनियर डॉक्टर, जो उतने अच्छे नहीं है वो लिखो कि बैंकर, या मतलब ये है, और जो तो ये सर कहते थे, ठीक है। तो हम लोग जब छोटे बच्चे थे स्कूल लेवल में पढ़ते थे, माई एम इन लाइफ। तो वैसे ही देश का भी एम होना चाहिए। अब इंडिया की बात है कि जब मैं आपको कई बार पार्टीशन की कहानी, इंडिया पाकिस्तान बना तो बहुत हेटेड थी हमारे देश में, महान मुस्लिम एक्टर्स को जिनको कान पकड़ के मैं नाम लेता हूँ, उनको नाम चेंज करने पड़े थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ हमारी लीडरशिप में शायद इतनी बुद्धि थी कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रति नफरत को इतना नहीं आगे बढ़ने भी दिया, तो उसको उसके साथ आईआईटी क्रिएट किए। और आईआईटी एक सुपर इंस्टीट्यूशन है जिसके अंडर हमने तो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया, लेकिन आईआईटी ने लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म क्रिएट किया, जिसके कारण कि आज 25 भारत विदेशी कंपनी के सीईओ इंडियंस है, ठीक है। मैं ये प्रियेश होकर आप सबको कहना चाहता हूँ, ठीक है। यही हमारी इकोनॉमी की मेन ताकत है, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है, प्रियेश होने के नाते, ठीक है। लेकिन जो दूसरी चीज है जो मैं पाकिस्तान के बारे में अभी कहना चाहता, देखिए माई एम इन लाइफ, तो देश के लिए भी, अब एक देश का अगर एम ही ये हो कि हम हिंदुस्तान से नफरत करेंगे ही, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है अभी पाकिस्तान के टाइम में अमेरिका कुछ पैसा पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडिया से हेटरेट खत्म हो जाए पाकिस्तान की, तो प्रॉब्लम उसके वजूद पे आएगा कि फिर पाकिस्तान बना ही क्यों था, क्योंकि उससे ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान के के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए एक एंटी इंडियन नैरेटिव होना जरूरी है, कि पार्टीशन टू नेशन थ्योरी में होता मिस्टर जिन्ना, उसके पहले मोहम्मद सर, उसके पहले अलामा, उसके पहले सर सैयद खान, फिर अलामा इकबाल, फिर जिन्ना। तो इन तीनों का, और फिर उसमें चौधरी रहमत अली को भी जोड़ लीजिए, और पाथवे टू पाकिस्तान जिन्होंने लिखी थी उनको भी। तो टू नेशन थ्योरी का रहना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए। अब पाकिस्तान अगर इंडिया से नफरत ना करो, नफरत का केंद्र हुआ कश्मीर, क्योंकि वो कश्मीर का मैं बता देता हूँ, जब कश्मीर पाकिस्तान ने हमला किया और 54 किलोमीटर अवे फ्रॉम द श्रीनगर पोर्ट, तो महाराजा है, तो महाराजा गए, और महाराजा के कारण आर्मी पाकिस्तान की इंडिया की पहुंची, तो वहां एक ड्रॉ हुआ एक तरह से। फिर यूएन को नेहरू ने बुलाया, तो यूएन ने तय किया कि पाकिस्तान पहले अपने 35 से पीछे हटेगी, फिर इंडिया रेस्ट से पीछे हटेगी, और फिर प्लेबिसाइट होगा। यूएन का रेजोल्यूशन है, ठीक है, 1 2 3 पार्ट, ठीक है। लेकिन चीन ने फिर हमला कर दिया, तो और 20% चीन के पास चला गया। तो करीब करीब अगर देखो 20 + 35 + 45 ऐसा है पूरे कश्मीर का। 35% पाकिस्तान के पास, 45% है, और जो अक्षय चीन के तो चाइना के पास है, ठीक है। ये हुआ, तो भुट्टो ने 65 में हमला करा है, फिर 71 में इंदिरा गांधी के साथ उनका वो हुआ शिमला एग्रीमेंट, उसमें तय हो गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, और दो पार्टी इसको जो है फाइनलाइज कर सकती है। लेकिन यूएन रेजोल्यूशन क्या था कि पहले पाकिस्तान पीछे हटेगी। तो प्लेबिसाइड ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान पीछे हटी नहीं, तो क्योंकि पार्टीशन दर्दनाक इसी कारण हुआ था, ठीक है। तो तब ये प्लेबिसाइड हो नहीं पाया, मतलब जो उसको विल ऑफ पीपल कहते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ही एक डी फैक्टो अगर आप उसको बॉर्डर मान ले तो ठीक है। लेकिन चलो तब भी वो बात होता है, नरसिम्हा राव जी के समय पार्लियामेंट का जो है वो है, नरसिम्हा राव जी के समय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पूर्णा का पूरा कश्मीर भारत का है, अखंड कश्मीर कहते हैं। लेकिन उस बात को हटे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आता है, ठीक। अब देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से इसमें बेहतर इसलिए थी कि इंडिया में इतना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल था, पाकिस्तान में ना कोई स्टेट गवर्नमेंट थी, आर्मी चीफ ने साइन कर दिया तो कंपनी खुल गई। तो इसीलिए जो, और इंडिया जो सोशलिस्ट मॉडल पे चला है, जैसे आप कंपेंसेशनरी जॉब होता है, जैसे रिजर्वेशन है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सोशलिस्ट मॉडल का, ये सब स्टेट पे बहुत बोझ देता है एज कंपेयर टू फ्री मार्केट। जो आईटी कंपनी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी पे इंडिया बाद में 91 के बाद आया, उसके पहले तक प्रीडोमिनेटली सोशलिस्ट इकोनॉमी में थी इंडिया, ठीक है। आज भी सारे सरकारी जॉब्स है इंडिया में, उसमें सोशलिज्म का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आईटी और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान की हालत ये क्यों है, ये 9 मिनट हो गया, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा, और मैं आपको तो ये 3-4 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की। पहली बात तो अभी का अगर देखें तो 3 बहुत खतरे हुए। तो कोविड आया तो इंडिया ने बच गई, इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास इतनी महान इकोनॉमी थी। पाकिस्तान ने कोविड ने उसको जो है पूरा लाचार बना दिया। फिर अचानक बाढ़ आ गई, पूरी पूरी फसल, पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो फसल था, पूरा का पूरा जो जो आपका उनका जो वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, सब खत्म हो गया पूरा। और ये कोविड था, फसल था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, तो उसमें जो है तेल की, फिर सुनिए, पहला रशिया यूक्रेन वॉर, फिर कोविड, और फिर ये बाढ़ जो पूरे इस्लामाबाद से लेके कराची और क्या नाम है क्वेटा और ठटा, इन सब क्या नाम है कराची ठटा, और जो है पूरा जो है
पेशावर सब में बुरी हालत थी और पूरे बाढ़ ने पकड़। तो ये 3 फैक्टर, एक हुआ आपका कोविड, एक हुआ जो है जो आपका कोविड पहला हुआ, दूसरा हुआ जो कोविड, ये रशिया वॉर, और जो है ये बाढ़, जो बाढ़, ये तीनों ने पूरी तरह से पाकिस्तान को 3 धक्के दिए और पाकिस्तान को खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या अभी भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ, देखो बात ये कि आपका फोकस माइंड का क्या है। कहते हैं ना, मेरे माइंड आज अगर मेरे माइंड का फोकस है कि मैं जो है मैं क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब कि मैं आपसे कहा ना, जो बचपन में हम लोग को पढ़ते हैं व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तब तो हम लोग को माँ बाप बताते थे बेटा कह देना कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, माँ बाप मम्मी पापा ही लिखवा देते थे, तो उसी को हम लोग लिखते। लेकिन उसका एक मतलब है, क्योंकि जब तक आपका एम जो है वो उसमें जो है गुडनेस नहीं आएगी, तब तक आप एक नेशन के तौर पर रह नहीं सकते, ठीक है। इंडिया ने जितनी भी वो इंडिया ने कोशिश की है हर समय, बहुत इंटरनल है, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स, उसके बाद इंडिया ने कोशिश की कि हम एक इंटेलेक्चुअल मॉनिटरी और क्या नाम है, ये क्या नाम है, आईटी कह लो, या उसके बाद टेक्नोक्रेट सुपर पावर बनो। इसी का अंजाम है 25 जो है सुपर 25 विदेशी जो सुपर सुपर जिसको हम कहते हैं क्या वेंचर्स में हमारे सीईओ हैं। ये सबसे बड़ी जीत है इंडिया की, ठीक है। सुषमा जी ने कहा भी था, अगर यूएन में सुषमा जी ने या किसी और भारत के बड़े नेता ने, कि आपने तो हिजबुल मुजाहिदीन और क्या नाम है अल कायदा बनाया और ये लश्कर तोयबा बनाया, हमने आईआईटी और आईआईएम बनाए, तो कभी आपने सोचा 70 साल में आपने क्या किया, हमने क्या किया। ठीक है। तो लेकिन देखो पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि देखो हर स्टेट का एक नैरेटिव होता है। जैसे इंडिया का अगर एग्जांपल लो, पार्टीशन जब हुआ, इतनी भयानक त्रासदी हुई, तो और पाकिस्तान ने जब हमला किया, मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, जब कारगिल हुआ तो दिलीप कुमार साहब अटल जी से मिले दिल्ली के। दिलीप कुमार साहब ने नवाज शरीफ को फोन किया, कहा कि देखो आप जो ऐसा काम करते हो कारगिल के जैसा, इसके लिए भारत में मुसलमानों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो आप प्लीज ऐसा मत किया करो। तो नवाज शरीफ से दिलीप कुमार साहब ने फोन किया था, ठीक है। तो मैं प्रियेश होने के नाते आपसे एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान ने किया भी, एक तो इंडिया के तो एक एंटी मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट नेचर, एक एंटी मुस्लिम नेचर इंडिया के स्टेट में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान उसके बाद 4 बार हमले किए, 4 बार युद्ध हुआ, कारगिल को ले लो, 65 को ले लो, 47 को ले लो, और जो डेली वहां पर जो सुनते हैं हम न्यूज़पेपर में, न्यूज टीवी पे, तो उसका सीधा इंपैक्ट है कि पाकिस्तान, आप इंग्लैंड से हार जाए इतना दुख नहीं होगा, आप वेस्ट इंडीज से हार जाए इतना दुख नहीं होगा, आप छोटे कंट्री से हार जाते, लेकिन पाकिस्तान से क्रिकेट हार जाते हो, लगता है कि इंडिया सचमुच हार चुका है। आप बचपन में हम लोग ने, जब क्रिकेट मैच होता था, हम लोग छोटे बच्चे, तो हम लोग देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो मतलब था, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा मतलब है। लेकिन वो बात ये पाकिस्तान का, तो इसका तो एक छोटा कारण अभी जो हमने, इसका फिलोसफिकल रीजन है, वो मैं आपको समझाते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बड़े ही विदेशी या इंडियन भी बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि एक ओवर मिलिटराइज नेशन कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। देखो, नेहरू और गांधी जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन लोग ने प्रेम शांति सब तो किया, लेकिन मिलिट्री को स्ट्रांग नहीं किया, ठीक है, जिसका भुगतान हमें 62 को खत्म पड़ा। लेकिन जैसे कहते हैं, एक 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 व्यक्ति के एक एक एक, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो एक पहिए पे डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, और एक पहिए पे जो है फोर्स होनी चाहिए, या एक पहिए पे टेक्नोलॉजी, एक पहिए पे फोर्स होनी, दोनों एक साथ। अब सबसे बड़ा एग्जांपल इसका सोवियत यूनियन है। सोवियत यूनियन इतनी बड़ी ताकत थी, जिसने इंदिरा गांधी को वीटो किया था बांग्लादेश वॉर में, इतनी बड़ी ताकत थी, अमेरिका के सामने वो खड़ा हो जाता था। बांग्लादेश में देखिए, इंडिया पाकिस्तान प्लेग्राउंड थे, सोवियत और अमेरिका दोनों खेल रहे थे ऊपर से। मतलब छोटा बताता हूँ, क्योंकि इंडिया जब बांग्लादेश में घुसने वाली थी, तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी का ब्रेक था कि आप किसी देश में, मतलब आप समझ लीजिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, तो अमेरिका सहित सब देशों ने इसको ब्लॉक किया, लेकिन सोवियत ने इसको अनब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए जो है इंदिरा गांधी की फौज घुसी थी बांग्लादेश में, ठीक है। 7th फ्लीट, 7वां बेड़ा तब आया था बे ऑफ बंगाल में, फिर सोवियत का भी आ गया, ठीक है, इंदिरा जी के समय में, ठीक है। लेकिन आज मैं दूसरी बात आज कहना चाहता हूँ, तो इंदिरा जी का वक्त गया, अब अमेरिका और सोवियत के टर्म्स में बात मैं करता हूँ, या मेरे प्रियेश होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो श्रीमती गांधी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सोवियत बहुत बड़ी ताकत थी, सोवियत यूनियन इतनी बड़ी ताकत थी कि उसने जो है हिटलर के जर्मनी को, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ही जीत रहे थे, जब नेताजी हिटलर से हेल्प मांगने गए थे कि हमको आजाद कराना है भारत को। लेकिन वार पलटा सोवियत के आने के बाद। सोवियत यूनियन जब आया, रशिया कहते थे, तो रशिया ने जो है वो किया, इसको ब्लॉक कर दिया, और रशिया ही जो है उसने हिटलर को अपने नाकों चने चबा दिया, हिटलर की पूरी दुर्गति कर दी रशिया ने। तो सोवियत रशिया, इसको सोवियत यूनियन का बहुत पावरफुल कंट्री था। हाँ, लेकिन दिक्कत ये थी कि अमेरिका और जो यूरोप था, उसने इकोनॉमिकली खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, रशिया ने सिर्फ और सिर्फ मिलिटरीली खुद को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। तो इसीलिए 1991 में एक दिन आया, रशिया 15 टुकड़ों में टूट गया। यूक्रेन है, जो आपका ताशकंद है, जहां शास्त्री जी गए थे, खान सब रशिया का पार्ट था, रशिया 15 में टूट गया। हाँ, ये इसीलिए तो पाकिस्तान की भी हालत है, अभी भी जितना 45% मिलिट्री के पास बजट जाता है। मिलिट्री उस देश को, हर देश के पास मिलिट्री होती है, पाकिस्तान मिलिट्री के पास
हर देश के पास एक मिलिट्री है, पाकिस्तान मिलिट्री के पास एक नेशन है, ठीक है। ये मैं प्रियेश होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ। तो इसी के कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंडामेंटल, देखो कोई कहेगा चने के दाम ज्यादा है, कोई कहेगा आलू का दाम ज्यादा, लेकिन सबसे फंडामेंटल है कि जो देश ओवर मिलिटराइज्ड होते हैं, इकोनॉमी पे वो ध्यान नहीं देते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ मिलिट्री पे ध्यान दे रहे हैं। ओवर, जैसे सोवियत यूनियन का हमने सोवियत रशिया का एग्जांपल लिया, वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी है। ये आप बांग्लादेश में, बांग्लादेश तो पाकिस्तान का एक समय हिस्सा था ना, ईस्ट पाकिस्तान था। आज वो कहाँ इकोनॉमी में, अभी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन तब भी इकोनॉमी में, और उसके पास इतने आईआईटी नहीं है बांग्लादेश, उसने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो क्या कहते हैं, जो गुड़ का बिजनेस ले लो, या क्या गुड़ का नहीं, वो जो सिलाई का बिजनेस होता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट है, मछली का बिजनेस, लेकिन उसने बिजनेस पे जोर दिया और बिजनेस के द्वारा बांग्लादेश इतनी बड़ी इकोनॉमी बना। इंडिया सब कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत छोटा देश है, लेकिन तब भी अगर आप देखो नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका की भी इतनी बुरी हालत है, लेकिन श्रीलंका में भी देखो, श्रीलंका से कंपेयर करो, श्रीलंका में क्योंकि एटॉमिक वेपन नहीं, दुनिया इतनी चिंता नहीं करती कि एटॉमिक वेपन किसी आतंकवादी के हाथ में चला जाएगा। और श्रीलंका ने कभी, इंडिया से श्रीलंका को बॉर्डर देख लो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं किसी देश से, तो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम के बावजूद अगर वो बाहरी इंडिया को या बड़े बड़े अमेरिका को अपने देश में आने देगा एफडीआई के तौर पे, किसी भी तौर पे, तो उसकी इकोनॉमी जितना वो देश सुधर सकती है, या वो खतरे से बाहर तो निकल ही सकती है। पाकिस्तान की दिक्कत क्या है, वो उसका कांस्टेंट एक ऑब्सेशन इंडिया के प्रति, हेट कह लीजिए। अब उसकी मिलिट्री जो है डीमिलिटराइज, वो कभी हो नहीं सकता, उसकी मिलिट्री का एम इंडिया से बदला लेना है, ठीक है। ये तो इस माइंडसेट के साथ आप डेवलपमेंट और ग्रोथ को नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा, जैसे सोवियत का एग्जांपल लिया, सोवियत यूनियन का, कि ओवर मिलिटराइज जब नेशन होते हैं तो उनमें टेक्नोलॉजी और साइंस और क्या नाम है बिजनेस ग्रोथ होती नहीं है। इकोनॉमिकल कोई इकोनॉमिक का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मिलिट्री को ही हर काम करना है, तो ओवर मिलिटराइजेशन है। तो तब जाके जो है वो देश टूट जाते हैं, जब सोवियत यूनियन टूटा। पाकिस्तान का भी हाल ऐसा ही हुआ है। और पाकिस्तान जब तक, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो क्रिटिकल चीज है उसकी मिलिट्री है, ठीक है। जैसे इंडिया में आप अंबानी सुनेंगे, अडानी सुनेंगे, और क्या नाम है, अजीम प्रेमजी सुनेंगे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनके पास करोड़ को जो इतने एम्प्लॉयमेंट है। पाकिस्तान में कोई अंबानी नहीं है, अडानी नहीं है। पाकिस्तान में जो उसका चावल का जो फैक्ट्री है, जूते की फैक्ट्री है, मोजे का फैक्ट्री है, और क्या नाम है, वॉशिंग मशीन है, क्या नाम है, जूते, या वो क्या कहते हैं, टेबल चेयर है, और ये सब पाकिस्तान की आर्मी बनाती है। इसको फौजी कहते हैं, फौजी.com कह लीजिए, कि फौज में सब बनाती है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कराची डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक देश में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलिटरीली करना, उसका एम है इंडिया से बदला लेना। वो चाहे कहे ना, मीठी मीठी बात मोदी भी करते, उनको भी करना पड़ता है, लेकिन वो एम है। तो अभी देखिए, बाजवा साहब के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, कयानी साहब के पूरे जो लंदन में सारे जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी है, वो पाकिस्तान की आर्मी के जनरल्स के हैं, ठीक है। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो फिलोसफिकल, मेरा मानना है, मैं गलत हूँ आपसे, फिलोसफिकल माइंडसेट है कि जो देश ओवर मिलिटराइज्ड होते हैं बहुत ज्यादा, और जिसमें कि इकोनॉमिक और साइंटिफिक एंड ये ग्रोथ नहीं होता, उन देशों की बर्बादी या उन देशों का डिसइंटीग्रेशन या फेलियर बहुत निश्चित है। इंडिया की बात यह है कि इंडिया के, इसको देखो, चाहे बुरा, हॉकी के लिए अगर ध्यानचंद को जिम्मेदार थे, तो आईआईटी के लिए हाँ बहुत थे, ये महाबोलिस, पीसी महाबोलिस थे, मेघनाथ शाह थे, एसएन बोस थे, आपके जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उसमें, ये होमी जहांगीर भाभा थे, एपीजे कलाम तो बाद में आए हैं, और आपके जो है क्या नाम थे, मिस्टर धवन थे, मिस्टर धवन थे आपके, फिर और कौन था, सुब्रमण्यम साहब थे, सीवी रमन भी, तो ये साइंटिफिक थे। लेकिन आईआईटी का एज ए इंस्टीट्यूशन, आईआईटी बनाने का क्रेडिट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे या पंडित जी पे जाता है, ये हमको पंडित जी पे जाता है मानते, जैसे कि हॉकी का क्रेडिट ध्यानचंद पे जाता है, ठीक है। सचिन गावस्कर, सॉरी, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर गावस्कर थे, उसके बाद पंकज राय थे, लेकिन हॉकी एज अ वर्ल्ड गेम ध्यानचंद ही हॉकी और इंडिया के प्रतीक है, ठीक है। तो वैसे आईआईटीज की अगर हम बात करें, तो आईआईटीज का बहुत बड़ा क्रेडिट पंडित जवाहरलाल। तो आईआईटी की बात ये नहीं कि आईआईटी से आपने पाके नौकरी पा ली। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, ठीक है। तो एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पंडित नेहरू जी आए थे, तो किसी ने पूछा, सर वी प्रोड्यूस द मैक्सिमम आईएएस, तो उन्होंने कहा, आई डोंट वांट ओनली आईएएस, आई वांट टेक्नोक्रेट्स। तो आज देखो, आज आप किसी भी कंपनी की बात करो, आप टीसीएस की बात करो, आप आज जो इंडिया में खुले हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विदेशी कंपनी, लेकिन इंडिया की भी कंपनीज की बात करो, छोटे स्केल के और बड़े स्केल, आईटी प्लस बिजनेस, जेपी मॉर्गन तो बाहर का, लेकिन मैं इंडिया की जो बात कर रहा हूँ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, प्लस जो इंडियन कंपनीज है, टेक महिंद्रा को ले लो, तो ये सारे जो कंपनीज है, इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट टेक्नोक्रेट की है। आप बहुत बड़ा अच्छा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख लेते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर का लिटरेचर गा लेते हो, क्योंकि जो, या बहुत बड़े लॉयर हो किसकी तरह ब्रिटिश टाइम में जो थे, तो उससे जो है वो ठीक है। लेकिन जैसे मैं छोटा एग्जाम्पल, यूपीएससी जो सबसे बड़ा इंडिया का डेमोक्रेटिक एग्जाम है, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सब में, इसमें साइंस की जीरो रिक्वायरमेंट है। मतलब मैं
मैं बीटेक हूं या बीए हूं, इसका कोई मैटर नहीं करता यूपीएससी से, ठीक है। तो यूपीएससी जो है, जो कि इंडिया के सबसे पावरफुल पोजीशन है, वो जो है साइंस का उससे कोई सीधा मतलब नहीं। अब ये इंडिया की बदकिस्मती है कि क्या ये सारे आईआईटीएन से यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं मैक्सिमम। तो ये मैं आपसे तो कहना चाहता हूँ, और इसको मैं प्रियेश होकर ये चीज कहने की कोशिश करूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये तो, अब ये तो एक फंडामेंटल कॉजिलिटी है कि इतना ओवर मिलिटराइज्ड है पाकिस्तान की, उसमें इकोनॉमी पे, आईआईटी पे, आईआईएम, इन सब पे कोई ध्यान नहीं देना चाहे, सिर्फ और सिर्फ आर्मी और हिंदुस्तान से दुश्मनी। तो इसलिए वो अभी भी पिछले साल जो है मैंने सुना 40% करीब बजट आर्मी में गया। अभी भी आईएमएफ ने कहा आर्मी पे आप कम कीजिए, हम आर्मी को इतना दे नहीं सकते, ठीक है। और आर्मी का सबसे बड़ी बात है, मैं वो छोटा पाकिस्तान का इतिहास बताता हूँ। देखिए, जब डेमोक्रेसी होती है, जैसे नेहरू जी है, स्टेट में डिफरेंट चीफ मिनिस्टर, डेमोक्रेसी में आपको इलेक्टेड नेता को जवाब देना पड़ता है। मैं नेता हूं तो मेरा कितना मैंने पैसा कमाया, कितना मेरा सैलरी था, कितना, सब चीज पब्लिक और कोर्ट के व्यू पे है। लेकिन मिलिट्री जब देश चलाती, क्यों, वो मैं वो बताता हूँ क्यों। तो 1958 में पहली बार, ये 1958 में पहली बार क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 58 में, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश है, वो 2000 किलोमीटर दूर था, कश्मीर आधा डिस्प्यूटेड था, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, पेशावर, डूरेंट लाइन से अलग हुआ था पेशावर, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो उस समय के नेता थे, नेता या जो है प्रेसिडेंट साहब थे, और मिस्टर 1958 में उन्होंने कहा कि दिस कंट्री इज अनगवर्नेबल। इतनी जहां डाइवर्सिटी, एक बांग्लादेश उधर है, हम लोग इधर, उधर 60% पॉपुलेशन है, इधर 40%, इधर 5 सब डिवीजन है। तो तब क्या किया, तब तो कहा एक डेमोक्रेटिक वे में पाकिस्तान एक अनगवर्नेबल नेशन है, वहां के प्रेसिडेंट ने ये कहा। तो इसी के लिए एक मिलिट्री होनी चाहिए। मिलिट्री क्यों हो गया, मिलिट्री होने का बहुत बड़ा कारण है। एक मिलिट्री में अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। ये बात गलत भी नहीं है, एक मिलिट्री ने आप पूछ सकते हैं आपने कितने का पैसे का बम खरीदा, कितने पैसे का वेपन खरीदा, कितने पैसे का आपने गाड़ी या क्या मोटर व्हीकल खरीदा, कितने पैसे, क्या, कहाँ आपने जो है अपने मिसाइल लगाए, कहाँ आपने एटॉमिक वेपन रखे। क्या आप एक पूछ सकते कोई आर्मी या पुलिस का, जैसे मैं समझिए बैंकर हूँ, तो मुझे हर साल कितने सैलरी है, पे स्लिप है, सब बाई गवर्नमेंट डेफिनेशन है। किसी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कंपनी, बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता हूँ, तो वहां का जो पैसा है वो एक रिटर्न उसमें एक क्या कहे एक उसमें आएगा, ठीक है। लेकिन आर्मी में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो आर्मी जब पाकिस्तान की आर्मी का मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के आर्मी के साथ सारे लोग इतने खराब नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है, बताता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी देश को चलाएगी, तो देश को एंटी इंडिया एक वाइब क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अगर एंटी इंडिया वाइब ना क्रिएट करे तो टू नेशन थ्योरी खत्म हो जाएगी। टू नेशन थ्योरी के बचे होने के लिए इंडिया से नफरत होना जरूरी है, ठीक है। अब वही आर्मी जो है कश्मीर को इशू बनाएगी, हैदराबाद, जूनागढ़ आपको मिला, कश्मीर को हमें मिलना चाहिए, और इंडिया से 1000 साल लड़ेगी, जो कि उनके बड़े नेता का स्टेटमेंट है कि हम वी विल फाइट फॉर 1000 ईयर्स विद इंडिया फॉर कश्मीर, ठीक है। तो पाकिस्तान का स्टेट का नैरेटिव की मिलिट्री इतनी पावरफुल इसलिए है वहां पर कि उसका जो, जैसे जैसे जब पाकिस्तान इंडिया बना तो पेशावर, लाहौर में मुस्लिम लीग हारी, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन के रेशियो से हिसाब से दो पाकिस्तान दो तरफ बना, ठीक है, जहां मुस्लिम ज्यादा थे या मुस्लिम मेजोरिटी जोन में, ठीक है। तो वही बात आज मैं कहना चाहता हूं। तो इसी आधार पे तो पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल ये है कि एक पाकिस्तान एक अनगवर्नेबल कंट्री, बांग्लादेश को मिला भी ले, पूरे पाकिस्तान को आधा, लाइन ऑफ कंट्रोल को आधा, कश्मीर को, पंजाब को, सिंध को, बंगाल को, सबको मिला ले, तो पाकिस्तान एक अनगवर्नेबल कंट्री, वहां मिलिट्री रूल करेगी और मिलिट्री इंडिया से बदला लेगी। तो इसीलिए जो ये पाकिस्तान का जो है बेसिक नेशनल नैरेटिव है, ठीक है। अब इसके लिए मिलिट्री को बढ़ाते जाओ, क्योंकि इंडिया भी मिलिट्री को बढ़ा रही है, आप भी बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। इंडिया ने एटॉमिक वेपन बनाया, भुट्टो ने कहा हम भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो, लेकिन आपने मिलिट्रियलिटी तो अपना को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन आपने इकोनॉमिकली कभी ना एक आईआईएम बनाया, आईआईटी बनाया, ना कुछ तरह का कुछ बनाया, तो आपकी इकोनॉमी पूरी दहदहा गई। आप तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि ओवर मिलिटराइज नेशन जैसे कि यूएसएसआर जो है, उनका खत्म होना नहीं। मिलिट्री मैंडेटरी है, नेहरू जी की तो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मिलिट्री, लेकिन मिलिट्री और आईआईटी दोनों एक साथ चलने चाहिए। जैसा कहते हैं दो पहियों का संसार चलता है, क्या कहते हैं ना कि जब तक क्या कहते हैं ना कि हम दो पांव पे चलते हैं, एक पांव पे चलेंगे तो डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो एक पांव पे हमारा जो है पावर मिलिट्री आर्मी, दूसरे पांव पे हमारा टेक्निकल ग्रेटनेस, या टेक्नोक्रेसी, जो भी आप वर्ड के, ये दोनों जब एक साथ चलेगा तभी भारत जो है एक सुपर इकोनॉमिक प्लस सुपर मिलिट्री पावर बन पाएगा। पाकिस्तान आज भी आर्मी में इंडिया को टक्कर दे इसलिए नहीं सकता शायद, लेकिन तब भी अगर एटॉमिक वेपन है तब भी किसी शहर पे तो फेंक के उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर ही सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी ओवर मिलिटराइज नेशन है, तो जब तक इसकी मिलिट्री कमी करेंगे नहीं, क्योंकि इनको इंडिया से बदला लेना है। आईएमएफ ने कहा कि आप मिलिट्री पेंशन देना बंद करो, ये सब बंद करो, मिलिट्री के लिए अलग चीज, और हम जो है मिलिट्री का कट डाउन करो, हम आपको हेल्प के लिए तैयार है। वो करेंगे नहीं, चाहे मोदी कुछ भी मीठी मीठी बातें कर ले, उनको मानना है नहीं। तो पाकिस्तान, चलो इस बार अगर वो कहते हैं एटम बम हमारे पास है, अमेरिका साहब हेल्प करो, ये करो, कुछ पैसा दे सकते, लेकिन पाकिस्तान शायद, पता नहीं मुझे क्या होगा इस बार, शायद इकोनॉमिकली तो बच जा सकता है,
लेकिन जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान बच नहीं सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मिलिट्री ने 30 ईयर उसको चलाया है, और मिलिट्री कोई पॉलिटिकल नेता को वहां टिकने देगा नहीं। आपने बेनजीर भुट्टो की हालत देख ली, आपने क्या नाम है उसका, लियाकत अली खान और क्या जिया उल हक और इन सब की हालत देख ली, जुल्फिकार साहब की हालत देख ली आपने, उसके पहले इफ्तिखार मिर्जा नाम थे, नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ और इमरान खान का हालत देख लिया। तो वहां वो किसी पॉलिटिकल लीडर को आर्मी टिकने देगी नहीं। आर्मी का एम ये है कि टू नेशन थ्योरी को बचाने के लिए इंडिया से नफरत करना है, और कश्मीर उसका इशू है। तो जब तक ये नैरेटिव नहीं खत्म हो पाएगा पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आईआईटी तो आईआईएम बन नहीं सकता। तो इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी और आपकी, कि पाकिस्तान की जो फंडामेंटल सोच है और एक्सट्रीम मिलिटराइजेशन है जो कि यूएसएसआर में था, जिसके लिए यूएसएसआर टूटा, हाँ, और पाकिस्तान में जो विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ मिलिटराइजेशन है, उसके कारण पाकिस्तान तो कभी एक डेवलप्ड कंट्री बन नहीं सकता इकोनॉमिकली, वो सबसे घटिया और गंवार ही रहेगा। लेकिन अगर अमेरिका ने कुछ पैसा दे भी दिया, लेकिन वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आर्मी वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने देगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए घूम फिर के नाक ऐसे पकड़ो, नाक सर ऐसे हाथ लगाओ, ऐसे हाथ लगाओ, या नाक ऐसे कुछ भी करो, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जो भी करो मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ। पाकिस्तान का जो फैक्ट है कि वो एक ओवर मिलिटराइज नेशन है, उसकी मिलिट्री का एम टू नेशन थ्योरी को बजाय रखना है। टू नेशन थ्योरी तभी बजाय रह सकते जबकि इंडिया से आप हेट करें, जिससे कि कारण पार्टीशन हुआ, 30 लाख लोग मरे, देश 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, ठीक है। अब टू नेशन थ्योरी को बनाए रखने के लिए आपको एक एनिमी चाहिए, और कश्मीर है उसका सेंट्रल फोकल पॉइंट, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर, चलो ये नहीं कि इंडिया से दोस्ती चाहते हो, कहते इंडिया हमारा नेबर है, उसको भी जो है ज्यादा दिन टिक नहीं सकती पाकिस्तान में, ठीक है। ये मैं आपसे प्रिय होने के नाते कह रहा हूँ, टिक नहीं देगी वहां भी, ठीक है। और जब तक ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, आर्मी का इंडिया नफरत रहेगा, तब तक वहां आईआईटी आईएम बन भी जाए तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो पाकिस्तान का ये नफरत है, गरीबी है, इंडिया के प्रति जलन है, इंडिया की बर्बादी कामना है, ये होगा और इसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, कभी वो इकोनॉमिक लूट नहीं सकता। सबसे बड़ा एग्जांपल बांग्लादेश है यार, कहाँ था एकदम पाकिस्तान के अंडर था, जिस दिन आजाद हुआ था उनके पास कुछ था नहीं, वहां से आज कहाँ पहुंच गया, ठीक है। गरीबी है, प्रॉब्लम है, वहाँ आईआईटी नहीं है, लेकिन तब भी मिनिमम स्केल भी बांग्लादेश ने बहुत अपने आप को इंप्रूव किया है। नेपाल भूटान कर सकते हैं, म्यांमार कर सकता है, कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसमें आगे था इंडिया से यार, उसके पास इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी थी, विदेश से बड़ा अच्छा उनके पास प्रोडक्ट और इम्पोर्ट भी आता था पाकिस्तान के पास। लेकिन वहीं क्या करे ना, उसको कोई कोई समझा नहीं सकता ऐसे आदमी को जिसका नाम पाकिस्तान है। तो मैं आशा करता हूं कि वो इंडिया से नफरत छोड़े, अपनी 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 बेवकूफियां बंद करे, इंडिया को अपना नेबर माने, ठीक है। दोनों देश में ट्रेड हो, बायलैटरल रिलेशनशिप हो, मैं ऐसा चाहता हूं। और जब ये होगा तो वहां की मिलिट्री का पागलपन, वहां के आतंकवादियों का पागलपन कम होगा। सारे आतंकवादियों को, पहले सारे आतंकवादी ग्रुप जो कश्मीर के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको बैन करे। सिर्फ अगर इंडिया से बात होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स पे बात होगी, और किसी चीज पे नहीं। कश्मीर, हिंदू मुसलमान, सर क्रीक भाड़ में गया, पहले ट्रेड कॉमर्स से बात होगी, और सिर्फ ट्रेड कॉमर्स। क्योंकि मुझे इसलिए डर लगता है, मैं आपको बताता हूँ, लाहौर में अटल जी ने एग्रीमेंट किया, उन्होंने फिर जाके जो है कारगिल किया। फिर जब मुशर्रफ जी में आखिरी स्टेटमेंट, मुशर्रफ जी जो आगरा में आए, इनवाइट किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो सबने कहा देखो कश्मीर का दो सॉल्यूशन है, एक है आपका बायलैटरली, एक है यूएन रेजोल्यूशन। यूएन रेजोल्यूशन कहता है आप पीछे हटेंगे 35, चलो हाँ, तो यूएन रेजोल्यूशन कहता है, जैसा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के करीब 20% ईस्टर्न साइड में चाइना के पास है मोस्ट प्रोबेबली, जिसको 62, और उसके सिवा 35% आपके पास है, 45 हमारे पास। आप पीछे हटेंगे, हम पीछे हटेंगे, तब होगा। शिमला और लाहौर में बायलैटरल इशू हो गया, आप पीछे कभी हटने वाले नहीं, हम कभी हटने वाले नहीं, तो प्लेबिसाइड हो नहीं सकता, मामला वहीं का वहीं रहने वाला है। तो इसी के लिए जो है शिमला में ये कहा गया, सॉरी आगरा में जब 2002 में था या 3 में था, अगर मैं गलत, 2003 आगरा 2003, मुशर्रफ जी को कहा कि आप इसको कोर इशू ना बनाओ, इंडिया में अच्छे, पाकिस्तान में अच्छे संगीतकार इंडिया आते, इंडिया में अच्छे संगीतकार, हम दोनों के बीच में चावल और क्या नाम है गेहूं और इसका ट्रेड होता है, ठीक है, या क्रिकेट मैचेस का व्यू होता है, आईपीएल में पाकिस्तान खेलते, हम आपकी खेलेंगे। लेकिन आप हर चीज को कश्मीर में डेडलॉक बना दोगे, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, इंडिया चाइना के बीच $46 बिलियन का ट्रेड होता है, ठीक है, व्यापार या आदान प्रदान होता है। इंडिया चाइना में भी मैकमोहन लाइन और लद्दाख में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंडिया चाइना तय किया कि हम अगर लद्दाख और मैकमोहन लाइन को लेकर बैठ जाएंगे तो आगे की बातें खत्म हो जाएगी, ना कोई अच्छी आईटी कंपनी, ना कोई अच्छा मोबाइल फोन बिकेगा हमारे एक दूसरे के साथ, बायलैटरल ट्रेड जीरो हो जाएगा। इसीलिए लद्दाख और मैकमोहन लाइन को रहने दो अपनी जगह। जो मैकमोहन लाइन आप देखते हैं, लद्दाख देखते हैं थोड़ा, जो इसको डोकलाम कह लीजिए, और लद्दाख है, और जो मैकमोहन लाइन आपका जो मैकमोहन लाइन आपका अरुणाचल प्रदेश में लद्दाख का एरिया है, और आपका जो डोकलाम है
ठीक है, चाइना ने कहा ठीक है, इसको जो भी है इसको रहने दो, इंडिया चाइना का पहले बिजनेस करते, पहले गेम खेलते, बाद में इसको हम तय कर लेंगे। पाकिस्तान के पास ये कि पाकिस्तान पहले पहले कश्मीर फिर सब, ना गाना होगा, ना गजल होगा, ना क्रिकेट होगा, ना हॉकी होगा, ना फुटबॉल होगा, ना डांस होगा, ना फिल्म होगा, ना क्या कह लेते हैं, ना वीट का एक्सपोर्ट होगा, पहले कश्मीर। अब पहले कश्मीर में सब डेडलॉक हो जाता है। आगरा में भी वो पूरा साइन हो गया था, आगरा में जितना मुझे पता है कि कोर इशू हम कश्मीर को नहीं आप आगे से मानेंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट पर बैकअप कर देगा, नहीं हमारे लिए तो कोर इशू कश्मीर है, अड़ गए कश्मीर पे। तो अब कश्मीर पे मैं सिंपल एग्जांपल आपको, चाइना इंडिया का 46 मिलियन डॉलर का बिजनेस है। एक डोकलाम में हुआ तब भी देखिए मोदी ने वहां गवर्नमेंट ने भी जैसे भी हो मोटा मोटी कोशिश की, ठीक है चीजों को स्केल डाउन करो, बॉर्डर पे थोड़ी गर्मी है, हार्डनेस कम करो, पहले बिजनेस करते, पहले बायलैटरली रिलेशन को बढ़ाते, बाद में उसको हम सॉल्व करेंगे जब मौका मिलेगा। हर चीज एक दिन में नहीं सॉल्व हो सकती। पाकिस्तान के पास क्या है, क्रिकेट पहले कश्मीर, फुटबॉल पहले कश्मीर, फिल्म पहले कश्मीर तो बताइए सबसे मैं डेडलॉक हो जाएगा तो होगा क्या। तो मैं finally conclude that, see friends, when with Pakistan the fundamental thing is that there is a fundamental philosophy and then the things are there. I will explain in 1 or 2 minutes. See, the fundamental thing is with Pakistan is that, which I consider and I feel all of you will also understand. It is a highly over militarized nation like Soviet Union or Russia at that time. Soviet Union or Russia, right? So when the countries are highly militarized like this and they don't have any IIM, IIT or economical growth, then the country collapses. Like the Soviet Russia collapsed, 15 parts happened in 1991. That is the fundamental. Secondly, the local problem, three things. First was COVID, then was the flood, जिसको बाढ़ कहते हैं. Third was the Russia-Ukraine war. That is the fundamental today's reason. ठीक, अभी का जो reason है, ठीक है. और तीसरा reason है what is the, if even America give Pakistan some money, but I am sure that Pakistan political establishment will never have a permanent say, because the army will never allow it, because the Pakistan existence is on two nation theory. If India's hatred is over, then Pakistan will have no enemy, and if you have no enemy, then how will army survive? तो तीन मुख्य कारण है। पहली बात है, पहला तो लोकल कारण है कि अभी कोविड हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, और अभी जो आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड और बाढ़, ये तीन जो है फ्लड, ये तीन जो अभी के कारण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है आपका जो है ओवर मिलिटराइजेशन। सोवियत यूनियन को इतनी बड़ी मिलिट्री थी, इतना बड़ा था, जिसने हिटलर को सबक सिखाया, अमेरिका के नाकों चबा दिया। सोवियत यूनियन टूट गया क्योंकि इकोनॉमी, IIM, IIT ये सब भाड़ में गया, पहले आर्मी। तो आर्मी, मैं कहता हूं कि आर्मी का होना जरूरी है, लेकिन एक तरफ आर्मी का ग्रेट होगा, एक तरफ IIT और IIM, तब देश बन सकता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि वहां की मिलिट्री, वहां का टू नेशन थ्योरी, अगर इंडिया से नफरत नहीं हो, टू नेशन थ्योरी डिसॉल्व हो जाएगी, तो पाकिस्तान का वजूद पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान की बेसिस है। तो वहां पे कोई पॉलिटिकल लीडर अच्छा चाहे भी तो आर्मी उसे करने नहीं देगी, जैसे भुट्टो और इमरान खान और ये नवाज शरीफ लोगों के साथ, या शहबाज शरीफ और जिया उल हक भी, आप उसको छोड़ो, लेकिन उनके साथ हुआ। तो मैं प्रियेश होकर यही कहना चाहता हूं कि मुझे तो आसार नहीं लगते कि पाकिस्तान कहीं भी कुछ पैसा यूरोप दे दे, वो दे दे, अलग चीज, लेकिन पाकिस्तान कहीं भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करके ग्रोथ ओरिएंटेड नेशन बनेगा, मुझे तो इसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लगती। अगर बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारा नेबर है, अगर वहां पर किसी आतंकवादी के हाथ में एटम बम पहुंचे तो हम पे खतरा है। पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, एक कहते हैं ना अमेरिका ही डंडा लगा के उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।